दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम बीपीएससी 69 प्रीलिम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। इसमें आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो एडिटोरिया का टेस्ट नंबर फर्स्ट है। आज हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज करने से आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी का जो है स्तर वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है और आपकी कमियां क्या है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें जो है वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही मिलती है। जबकि आप देख रहे हो बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए। इसी क्रम में आज हम टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। आज हम इसमें पहले टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये पूरा ही टेस्ट हम एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ घबराइएगा नहीं, इसको लास्ट तक आप देखिएगा। ज़रूर ये आपको काफ़ी मदद करेगा ये टेस्ट सीरीज़। चलिए हम बिना लेट किए हुए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है? तो ये सिनुआर रोहतास में है, ताराडीह गया और चिरान सारण, ये तीनों ही जो स्थल हैं वो नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, इसका एक से अधिक। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, और भी जो स्थल हैं जैसे चेचर और कुतुबपुर, चेचर और कुतुबपुर, चेचर एंड कुतुबपुर, ये जो है ये वैशाली में है, ये भी नवपाषाणकालीन स्थल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक मनेर, ये मनेर जो है वो पटना में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो लेखक दिए गए हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो जो मेगास्थनीज की बुक का नाम है वो इंडिका है, टालमी की बुक का नाम जो है वो ज्योग्राफी है, प्लिनी की बुक का नाम नेचुरल हिस्टोरिका है और वेनसांग के बुक का नाम सियूकी है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 3, सी का, बी का 1, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 1 3 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? तो हीनयान से संबंधित कौन सा है? तो वो स्वतांत्रिक संप्रदाय जो है ये हीनयान से संबंधित है। इसके अलावा स्वतांत्रिक और वैभाषिक, ये जो दो संप्रदाय हैं ये हीनयान से संबंधित है। विज्ञानवाद और माध्यमिका, ये जो दो संप्रदाय हैं ये दोनों जो हैं वो महायान से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, ये सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था, बिल्कुल गलत। इन्होंने ऐसा कोई भी साक्ष्य में नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि ये लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे। इवन कि मतलब कोई विशाल मंदिरों का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, और ये जादू टोना पे भरोसा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसका आयोजन 483 बीसी में होता है और ये आयोजन होता है इसका राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा पर। एक सेकेंड, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा पर इसका आयोजन होता है। इस समय का जो शासक था ये भी जान लीजिए, जो शासक था वो अजातशत्रु था, और जो इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और इसमें क्या किया जाता है, जो विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनका संकलन किया जाता है। इस प्रकार जो इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रहार, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो अग्रहार का संबंध है वो किससे है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी, यानी अग्रहार जो है वो ब्राह्मणों को दी गई भूमि से संबंधित था। इस पे जो भू राजस्व है वो नहीं लिया जाता था, अर्थात ये राजस्व मुक्त भूमि थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? तो जो गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत कैसी भूमि को रखा जाता था? तो ये सी, बिना जोती गई भूमि, जो जंगली भूमि थी उसको ही अपृहत भूमि कहा जाता था। और जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो उसको क्या कहते थे? तो उसको क्षेत्र कहते थे। ये भी आपको ध्यान रखना, उसको क्षेत्र कहते थे। और जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जिसको हम जोतते नहीं थे, उसको खिल कहते थे। इसके अलावा भी थोड़ा ध्यान रखिए गुप्त काल में और कौन सी भूमि थी, जैसे कि गोचर, जो गोचर थी ये पशुओं को चराने के लिए जो भूमि थी उसको गोचर कहा जाता था। इसके अलावा जो वास्तु भूमि था, वास्तु में रहने के लिए ये भूमि थी, वास योग्य भूमि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? तो जो नालंदा की यात्रा की हुएनसांग ने भी किया है और ऋत सिंह ने किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण किया था? जो सिकंदर द्वितीय की उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या कहते हैं, सिकंदर द्वितीय और इसके साथ सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, ये दोनों जो उपाधियां हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। तो सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? जो कृष्णदेव राय का संबंध है वो विजयनगर के तुलु वंश से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। और विजयनगर जो साम्राज्य थे वहां पे टोटल 4 राजवंश थे। 4 राजवंशों में एक तो संगम था, सेकंड जो था वो सालुव था, थर्ड जो था वो तुलुव था, और जो फोर्थ था वो अराविडु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? तो जो कादरी सिले का संस्थापक था वो था आपका शेख अब्दुल कादरी जिलानी। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। लेकिन जो भारत में कादरी वंश का संस्थापक था वो थे सैयद मोहम्मद जिलानी, सैयद मोहम्मद जिलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मुगल काल के टोडरमल द्वारा किस वर्ष धसाला प्रणाली शुरुआत किया गया था? जो धसाला प्रणाली की प्रारंभ किया गया था टोडरमल के द्वारा किया गया था। टोडरमल जो थे वो अकबर के समय ये राजस्व मंत्री थे, भू राजस्व मंत्री थे। इन्होंने ही एक नई राजस्व व्यवस्था का स्टार्ट किया था जिसको धसाला प्रणाली कहते हैं। और इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1580 में किया गया था। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 1580। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में रहट, रहट किससे संबंधित है? तो रहट जो था वो एक सिंचाई का साधन था। सही जवाब सी हो जाएगा। इसके माध्यम से जो अत्यधिक गहराई से पानी को निकाला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? तो जो मराठाओं का पेशवा था वो बालाजी बाजीराव था। सही जवाब सी हो जाएगा। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब भी कहा जाता है, इनका नाम नाना साहब भी था। ये जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये बालाजी बाजीराव, ये थर्ड युद्ध के समय था। ये हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें जो है बालाजी बाजीराव हार जाते हैं और मतलब इसमें मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? ऐसा कौन सा कार्य है जो लॉर्ड डलहौजी ने के समय नहीं हुआ था, ये बताना है। तो प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था, ये तो सही है, डलहौजी के समय ही हुआ था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, ये भी सही है। तो जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही कार्य जो है वो डलहौजी के द्वारा ही संपन्न किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो जो सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा है वो किसने पास किया था?
तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो सिविल सेवा की परीक्षा की बात की गई थी वो 1853 के चार्टर एक्ट से की गई थी। और उस समय जो परीक्षा होती थी ये ब्रिटेन में होती थी जाकर के, और जो सबसे पहले परीक्षा पास किए थे वो किए थे सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, और ये 1863 में इन्होंने पास किया था इस परीक्षा को। तो ऑप्शन में सत्येंद्र नाथ बोस कहीं भी नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था जो है वो सादत खां। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और सादत खां को ही बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था, इन्हीं का नाम था बुरहान उल मुल्क। इन्होंने जो है वो अवध राज्य की जो है स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किया था, और जो राजधानी बनाया था वो फैजाबाद को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो जो महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था वो भारत सरकार वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से दिया गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और इसी अधिनियम के माध्यम से ही प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो बात होती है उसको भी स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था, और इनके जवाब में जो है वो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि विदेशी पूंजी भारतीय संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है। इनको जवाब किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह, वलसाड़ सत्याग्रह तीनों में ही थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा ये भी जान लीजिए, जो सत्याग्रह था जिसमें सरदार की इनको उपाधि दिया गया था वो बारदोली सत्याग्रह था। जिसमें वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। ये जो बारदोली सत्याग्रह है ये 1928 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसने लिखा था? तो ये जो मैं नास्तिक क्यों हूँ ये जो पुस्तक है ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ये अपने फांसी के कुछ समय पहले ही इस पुस्तक का इन्होंने लिखा था, इस पुस्तक को, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की थी? तो गांधी जी ने जो है वो 1933 में अपनी जो हरिजन यात्रा है वो वर्धा से प्रारंभ किया गया था। इसमें वो 9 महीने तक अपना पूरा जो है देश का दौरा करते हैं, जिसमें वो 20,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जो फ्लाउड आयोग था ये फ्लाउड आयोग को ही बंगाल का भू राजस्व आयोग कहा जाता था। ये बंगाल का भू राजस्व आयोग था, बंगाल का भू राजस्व आयोग था। इस आयोग ने क्या किया था? सरकार को जो समय जो राजस्व लिया जाता था, हाफ लिया जाता था, उसको कहा गया कि आप 1/3 करिए। इसकी सिफारिश इस आयोग के द्वारा ही की गई थी, और इसी के कारण ही बंगाल में जो है 1946 के उत्तरार्ध में वहां पे तेभागा आंदोलन का प्रारंभ भी किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो फ्लाउड आयोग का संबंध था वो किससे था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ये भू राजस्व से संबंधित आयोग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो जो कांग्रेस का संविधान है वो तैयार किया गया था मद्रास अधिवेशन में, जो 1908 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? तो वो किया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में हुआ था, और इसकी जो स्थापना है वो किया था द्वारिकानाथ टैगोर ने। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये प्रथम गोलमेज से सम्मिलित है, जिसमें यहाँ पे कुछ संस्था और समूह दिए हैं और उनके प्रतिनिधि दिए गए हैं जो उस समय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो जो दलित समूह था उसके प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर थे, ये भी सही है। व्यापारी का होमी मोदी थे, ये सही है। सिख के भी सरदार संपूर्ण सिंह थे, ये भी सही है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों ही जो है वो सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अहमदिया आंदोलन का संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अहमदिया आंदोलन था ये उस समय जो ईसाई मिशनरियों का प्रवाह था, जो ईसाई मिशनरियों का उस समय जो ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था उसके विरोध में इन्होंने जो है अहमदिया आंदोलन का स्थापना किया था। इसके द्वारा जो इस्लाम था उसको बचाने का काम, इस्लाम को बचाना और उसके पुनर्जागरण के लिए इन्होंने प्रयास किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया है? तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया है। गीता का अनुवाद किसने किया है? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? तो जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इनको काकोरी षड्यंत्र केस जो कब हुआ था? ये अगस्त 1925 में हुआ था। इसके तहत इन्हें फांसी की सजा हुई थी। और इस केस में क्या हुआ था, इन लोगों के सहित 4 लोगों को और इसकी सजा, फांसी की सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो ये जो वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ था। ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1905 के जो बंगाल विभाजन है इसके विरोध में किया गया था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? कौन सी कंपनी है जो सबसे अंत में भारत में आती है? तो वो जो कंपनी है वो है स्वीडिश कंपनी। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, स्वीडिश कंपनी। और जो कंपनियों का क्रम देख लीजिए जो इनका आगमन है, सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली के बाद से डच आते हैं, डच के बाद से अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद से डेनिश आते हैं, डेनिश के बाद से फ्रांसीसी आते हैं और सबसे लास्ट में जो है वो स्वीडिश कंपनी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त किया था? तो जो जजिया कर को औरंगजेब ने लागू किया था उसको समाप्त कौन करता है? तो ये बहादुर शाह प्रथम। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम इसको समाप्त करता है। और बहादुर शाह प्रथम, जैसे अंग्रेज बहुत ही कट्टर नीतियों को लागू किया था, बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, उन नीतियों को समाप्त करता है। और इसके द्वारा और भी ये कार्य क्या करता है कि जो साहू उस समय मुगल कैद में कैद हुए थे, साहू को ये आजाद करता है। और इसके साथ ही वो गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि भी करता है। ये बहादुर शाह प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो नील किसान विद्रोह है ये हुआ था 1859-60 ईस्वी में। नील किसान विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो नील किसान विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था ये बंगाल और बिहार के एरिया में प्रारंभ हुआ था। और इनके जो नेता थे ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन नेताओं के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो ये जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था इसका प्रारंभ बंबई से हुआ था। बंबई का जो ये एक पोत था उसका नाम था HMIS। इसी पोत से MHIS तलवार, इसी पोत से प्रारंभ ये जो विद्रोह है इसका प्रारंभ हुआ था।
इसका मेन कारण क्या था कि उनको जो खराब भोजन दिया जा रहा था, खराब भोजन और कम वेतन भी था, कम वेतन, और इसके साथ साथ उनके साथ नस्ली भेदभाव किया जा रहा था। इसी के विरोध में जो है शाही नौसेना विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो जो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक है, इसको लिखा था विलियम हंटर ने, विलियम हंटर। ये विलियम हंटर की पुस्तक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। विलियम हंटर अपनी इस पुस्तक के माध्यम से ये कहना चाह रहा था ब्रिटिश सरकार से कि मुसलमानों को हमें अपने तरफ मिला लेने में ही फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चुनाव आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन से जो कथन है वो सत्य हैं। तो हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, ये गलत है, ये सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल कथन एक ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। असत्य कथन बताना है, इसमें से असत्य कथन कौन है? तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा बी, सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान है। ये बिल्कुल गलत है, सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान नहीं है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटों की संख्या समान है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये जो है कि भारत की एकता, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी जाएगी, उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा, ये मूल कर्तव्य है। और इसको मूल कर्तव्य में भी कौन से स्थान पे रखा गया है? तो इसे जो है वो तीसरे स्थान पे रखा गया है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। मूल कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख कहाँ है? तो ये 51A के तहत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो जो इसके लिए रिट जारी की जाती है उस रिट को हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार से, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे उनको आर्टिकल 17 के तहत उनको किसी भी सार्वजनिक गतिविधि में रोक नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट है सेकंड, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल, इसके तहत जो है अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो अनुच्छेद 15 का भी सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार जो सही कथन हो जाएगा वो सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये जान लीजिए जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी बात अनुच्छेद 15 करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 41 नंबर, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो जो राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो जो 26 नंबर संविधान संशोधन है ये संबंधित नहीं है भाषा से। बाकी जो 21 नंबर संविधान संशोधन है इसके द्वारा भाषा के लिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को संविधान में ऐड किया गया था। और जो 71वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा नमक, इसका ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी,
इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। इसके साथ ही भाषा से संबंधित एक 92वां संविधान संशोधन था, जिसमें BDMS अर्थात बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। तो जो एक भारत का संविधान बनाया जाएगा वो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। ये सबसे पहले प्रस्ताव किया था क्रिप्स मिशन ने। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे? तो यहाँ पे जो तीनों ही राष्ट्रपति हैं, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, ये तीनों ही जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा और कौन कौन से थे ये भी आप जान लीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। और इसके अलावा बीडी जत्ती, ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। और KR नारायणन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताना है किसका सुमेल सही नहीं है। तो जो मेनका गांधी केस था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये विदेशी भ्रमण से था, ये तो सही है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला निजता के अधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मामला है पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये जो तीनों ही केस हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो सवाना, कंपोस्ट, लानोस, ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका में है, और जो कंपोस्ट है ये ब्राजील में है, और जो लानोस घास का मैदान है ये वेनेजुला में है। इनकी अवस्थिति भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? तो जो लवणता होती है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और जो महासागर की औसत लवणता होती है वो 35 ग्राम प्रति 1000 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है? तो जो पहले स्थान पे है वो महासागरीय जल है, सेकंड स्थान पे जो है वो बर्फ छत्रक या जो हिम ग्लेशियर्स है वो है, उसके बाद से भूमिगत नदी जल है, और सबसे लास्ट में नदियां हैं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, बर्फ छत्रक। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? तो यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, तो ये जो घटना है ये सूर्य ग्रहण को प्रदर्शित कर रही है। इसके साथ ही इस दिन क्या होता है, बृहद ज्वार भी आता है। तो इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म, मृत्यु, प्रवास, तीनों ही कारण उत्तरदायी हैं। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पेंटागोनिया, बताना है कौन सही सुमेलित है? तो पेंटागोनिया या अर्जेंटीना, यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पेंटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में है। आटाकामा जो है वो उज्बेकिस्तान में ना होकर के वो चिली में है। और काराकुम सोमालिया में ना होकर के तुर्कमेनिस्तान में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा होगा? तो ये पश्चिम डिग्री देशांतर पे पूछ रहा है कि वहां पे 2 बज रहा है, तो कह रहा है ये पश्चिमी है। तो पूछ रहा है कि 45 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहां पे कितना टाइम होगा। तो आपको ये पता होगा कि एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं, और 15 देशांतर में 60 मिनट होते हैं।
अर्थात 1 घंटा होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल अगर हम दूरी देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है वो 60 देशांतर का अंतर आ रहा है। तो ये 60 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 240 मिनट, और ये जो 240 मिनट है ये 4 घंटे के बराबर होगा। तो अभी यहाँ पे अगर 2 बज रहा है तो 2 में 4 को ऐड कर देंगे तो शाम के 6 बजेंगे, 6 PM। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 6 बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। जो लेब्राडोर जलधारा है वो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, ये जो उल्कापिंड है ये कौन से परत में आने पर ये क्या होता है, जल जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य मंडल में जब उल्कापिंड प्रवेश करते हैं तो वो जल जाते हैं, और जो थोड़े बचते हैं वही आकर के पृथ्वी पर गिरते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कोरल सागर अवस्थित है। तो कोरल सागर कहाँ पे अवस्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। और यहीं पर ही विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवाल द्वीप है, जो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये यहीं पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी है। तो ये स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है कि उसकी वृद्धि कितनी है, वृद्धि दर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 11% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार शहरीकरण का जो स्तर है वो 16.21% है। सही जवाब सी हो जाएगा, 16.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितने % होने का अनुमान है। तो ये जो घाटा होगा ये 2.98% होने का अनुमान है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो जो ये बिहार का विकास दर है वो रहने का जो अनुमान है वो 15.24% रहने का है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास दर की 7 प्राथमिकताएं जिन्हें सप्तर्षि नाम दिया गया है इसमें शामिल नहीं है। तो जो 7 प्राथमिकताएं हैं उसमें कौन सा शामिल नहीं है। सक्षमता को सामने लाना ये शामिल है, हरित विकास ये भी शामिल है, वित्तीय क्षेत्र ये भी शामिल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 3 तो हैं ही। इसके अलावा और क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। एक तो है समावेशी विकास, समावेशी विकास है, फिर अंतिम छोर तक पहुंचना, इसके साथ ही क्या है फिर युवा शक्ति, और एक क्या है, सक्षमता को सामने लाना तो हो गया, वित्तीय क्षेत्र ये भी हो गया, हरित विकास हो गया, युवा शक्ति हो गया, और संरचना एवं निवेश, इसके अलावा है एक और संरचना एवं निवेश। ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें सप्तर्षि नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे। तो जो कुल विदेशी मुद्रा कोष थे वो 562 अरब डॉलर के थे। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में किया था। तो ये 1 वर्ष तक, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1 वर्ष तक किया था। भंडारी समिति किससे संबंधित है। यहाँ पे बताना है कि जो भंडारी समिति इसका संबंध किससे है। तो जो भंडारी समिति है इसका संबंध था ग्रामीण बैंकों के पुनर्संगठन से, ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन व सुधार से।
तो इसलिए ऑप्शन में ना होने की वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो जो अनवरत योजना है इसका जो प्रतिपादन किया गया था, ये किया था गुन्नार मिर्डल ने। गुन्नार मिर्डल के द्वारा किया गया था। गुन्नार मिर्डल की पुस्तक थी द एशियन ड्रामा। द एशियन ड्रामा, इसी में इसका उल्लेख किया गया था। और जो अनवरत योजना थी इसका प्रारंभ जो है ये जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तो ऑप्शन में नहीं होने की वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था, पूछ रहा उस समय अध्यक्ष कौन थे इस समिति के? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति के माध्यम से हुआ ये था कि जो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य बताया था कि सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ नियोजित विकास पर जोर देना इसका लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है ये डार्विन ने दिया है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, डार्विन। नेक्स्ट देखते हैं, विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं। तो थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस, ये दोनों ही जो है ये विनाइट्रीकरण में भाग लेते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, घोंघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्नलिखित किस संघ के जीव हैं ये? तो ये मोलस्का संघ के जीव हैं। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, मोलस्का। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं, कि जो वर्णक होते हैं लवक में उपस्थित होते हैं। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये इसके द्वारा क्या होता है, इसमें रंग, जो इनका रंग होता है ये वर्णक के द्वारा ही होता है। लवक में ये उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम जो होता है ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी, लवक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है? जो उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है वो है अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, ये सही है। डाइसैकराइड्स का जल अपघटन संभव है, ये भी सही है। पॉलीसैकराइड्स जल में घुलनशील अघुलनशील होते हैं, ये भी सही है। मोनोसैकराइड्स जल अपघटन किया जा सकता है, गलत, इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस खनिज के अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो जो अंगघात का जो जोखिम है वो पोटेशियम की कमी से जो है होता है। और फास्फोरस की कमी से क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो कमजोर होती हैं और जो दांतों में दिक्कतें होती हैं वो भी फास्फोरस की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अग्न्याशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो जो गामा कोशिकाएं हैं उनसे जो है ये पॉलीपेप्टाइड नामक पदार्थ स्रावित होता है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन का स्रावण बीटा कोशिकाओं से होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो मलेरिया और सोने की बीमारी, ये दोनों ही प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। चेचक जो है वो ये वायरस जनित रोग है, ये वायरस जनित रोग है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो त्रिक बिंदु क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जो त्रिक बिंदु होता है ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, किसी भी पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों ही जो है वो एक साथ साम्य अवस्था में होती हैं, इसी को ही त्रिक बिंदु कहा जाता है। और ये जिस दाब पर होता है वो है 611.65 पास्कल, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटिमान कितना है? तो जिसका कोटिमान है वो इसका जो कोटिमान है वो है 15। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? जो दूध से मक्खन बनाने की मशीन होती है ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो जो कार्य का मान है वो शून्य कब होगा? जब आरोपित बल शून्य हो, बिल्कुल सही है। जब विस्थापित बल शून्य हो, बिल्कुल सही है। बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों, तब भी जो है वो कार्य शून्य होगा। तो इस प्रकार तीनों ही सही है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर, ये जो वस्तु है उसका भार बताना है कि किसी वस्तु का जो भार होगा उसकी क्या स्थिति होगी? तो भूमध्य रेखा पर अधिक होता है? नहीं, ये बात गलत है। भूमध्य रेखा पर अधिक नहीं होता है, बल्कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है किसी वस्तु का भार। किसी वस्तु का जो सर्वाधिक भार होता है वो ध्रुवों पर होता है, इसलिए सही जवाब बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अत्यधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा सी 1 और 3 सही है, क्योंकि जो गेज दाब का मान होता है वो हमेशा धनात्मक नहीं होता है, बल्कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, और ये ध्वनि जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से सहित। ये जो ध्वनि होती है इसको सुन कौन सकता है? जैसे चमगादड़ सुन सकती है, डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली, बंदर इत्यादि इसको सुन सकते हैं। मानव इसको नहीं सुन पाता है, तो मानव जो है वो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है इसको मानव सुन पाता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। विशिष्ट ऊष्मा की एसआई मात्रा है। जो विशिष्ट ऊष्मा है उसकी एसआई में यूनिट क्या होगी? तो उसकी जो एसआई में यूनिट होगी वो जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन होगी। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास, ये रेड रंग का परास पूछ रहा है, क्या होगा? तो ये होगा 6200 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन तक होगा। सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है। जो मिश्र धातु का गुण होता है, ये जो विद्युत फ्यूज में लगाया जाता है इसका गुण होता है, इसका निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, फ्यूज में निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? तो जो स्थिर अनुपात का नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो ये दिया है जोसेफ प्राउड्स ने। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउड्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम है। तो वो गुलाबी हाइड्रोजन होता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, गुलाबी हाइड्रोजन। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये जो बंध पाए जाते हैं ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड दोनों में ही पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये जो किण्वन है इसका प्रयोग शराब, दही, ब्रेड तीनों में ही किया जाता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी, एक से अधिक। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्म में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो कौन सा सही सुमेलित है बताना है। दही में एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। संतरा में एसिटिक अम्ल नहीं होता है, बल्कि सिट्रिक अम्ल होता है।
और टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसलिए सही जवाब जो हो जाएगा वो सी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? तो जो अम्ल है वो जो जलीय विलयन में क्रिया करते हैं तो वो H+ आयन को मुक्त करते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो कास्टिक सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है NaOH। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। मिलेराइट किसका अयस्क है? तो जो मिलेराइट है ये निकेल का अयस्क है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। मैग्नीज का जो अयस्क है वो पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट है, और मैग्नीशियम का डोलोमाइट और कार्नेलाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एक अल्फा कण में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है, तो अल्फा कण में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन की संख्या होती है ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी, 2 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? जो कृत्रिम रेशा है ये रेयान को कहा जाता है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो इसका जो अनावरण है वो राजस्थान में किया गया है। ये शिव की प्रतिमा है, इसकी जो ऊंचाई है वो 369 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो जो वित्तीय अपराधों में शामिल जो साइबर क्राइम है इसके लिए जो सीबीआई है उसने एक ऑपरेशन प्रारंभ किया है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र, सही जवाब हो जाएगा सी, ऑपरेशन चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला, ये जो मोढेरा गांव ये भारत का पहला सौर संचालित गांव है, जहां पे जो बिजली होगी वो 24/7 होगी। तो ये कहाँ पे है ये गांव? तो ये गुजरात का गांव है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गुजरात। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो अभी जो हाल ही में 4 सदस्यों का राज्यसभा मनोनयन किया गया है उसमें कौन शामिल नहीं है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, सभी शामिल हैं। वीरेंद्र हेगड़े, इसका एक सेकेंड इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्री कपिल कपूर, ये शामिल नहीं है। बाकी वीरेंद्र हेगड़े शामिल है, केवी विजेंद्र प्रसाद भी शामिल हैं। इसके अलावा पीटी उषा हैं और इलैया राजा हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला वानिकी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो वो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बी, तेलंगाना। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो जो केंद्र खोला गया है ये हिमाचल प्रदेश के ताशीगंज में खोला गया है। इस प्रकार ऑप्शन में नहीं होने से इसका सही जवाब डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के हुबल्ली में सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन इसका नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कर्नाटक। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो जो आम आदमी पार्टी है ये भारत की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इस पार्टी को किस राज्य में पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो जिसको राज्य पार्टी का दर्जा वो दिल्ली में भी प्राप्त है और पंजाब में भी प्राप्त है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 9 to 9 लॉन्च किया गया है?
ये मिशन 9 to 9 जो है इसका संबंध है मतदान को 90% से अधिक बढ़ाना, और ये त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा के लिए जो चुनाव आयोग ने ये मिशन को प्रारंभ किया था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए, त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल गलत है। ये उत्तर प्रदेश की झांकी को नहीं बल्कि उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है। नव नियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, ये भी गलत है, ये नहीं बने। और परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई, ये सही है। तो जो इसका क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही नहीं है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो जो मीरा वैश्विक फसल है ये मोटे अनाज से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बाजरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। भारत द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तभी जो ये 5G सक्षम ड्रोन का विकास किया गया है इसका जो नाम है ये है स्काई हॉक। सही जवाब हो जाएगा बी, स्काई हॉक। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? तो ये जो चंद्र रोवर राशिद मिशन है ये चांद की सतह पर भेजा गया है और इसको यूएई ने भेजा है। तो इसलिए ऑप्शन में ना होने की वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो जो 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया वो फिजी में किया गया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। और भारत की तरफ से जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान को प्रारंभ किया गया था? अभी हाल फिलहाल में तुर्की सीरिया में बहुत भीषण भूकंप देखने को मिला। इसके लिए जो भारत सरकार है उसने एक बचाव अभियान प्रारंभ किया था जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। तो सही जवाब हो जाएगा सी, ऑपरेशन दोस्त। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। भारत 1 जनवरी से नहीं बल्कि भारत जो है वो 1 दिसंबर 2022 से इसका औपचारिक अध्यक्ष है। तो और बाकी सही है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। और इस सम्मेलन का जो थीम था वो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसका थीम था। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो ये दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड ने चलाया है। ये जो ट्रेन चलाई गई है इस ट्रेन की जो लंबाई है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है जिसमें 100 डब्बे हैं। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो जो आतंकवाद निरोधी समिति की जो बैठक हुई है ये भारत में हुई है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया है? तो यहाँ पे जो है वो ए सही ऑप्शन है, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान जो अभी हैदराबाद में स्थापित किया गया है, इसकी बात इसमें बजट में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है? तो जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% रहने का अनुमान है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, 6.4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो जो अप्रैल सितंबर 2022 तक जो एफडीआई निवेश हुआ है उसमें सबसे ज्यादा सिंगापुर का हुआ है, फिर मॉरिशस का हुआ, फिर यूएई का हुआ है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? तो 2022 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को। 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द इनकी ये कविता संग्रह है, इसके लिए इनको दिया गया है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है, इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। सही जवाब इसका हो जाएगा सी, भोपाल। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जो अंडर 19 महिला विश्व क्रिकेट कप है, ये भी पहली बार आयोजित की गई है और इसका आयोजन जो है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है और इसमें जो है वो भारत ने जीत हासिल किया है और भारत ने इंग्लैंड को हरा करके जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारत। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने किया है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी मई 2023 में विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो अजय बंगा जी बने हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी, अजय बंगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था। ये गलत है, भारत का स्थान 129वां नहीं बल्कि 131वां था। जबकि HDI 2021-22 से भारत को 132वां स्थान प्राप्त था। तो इस प्रकार से दो स्टेटमेंट, इसका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल कथन एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है बताना है। इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा, ये सही है। इसका शुभंकर सावज एक एशियाई शेर था, ये भी सही है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ये गलत है। ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, ये बिल्कुल सही है। ये बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही, ये भी सही है। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। बिहार जो है वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य बजट पेश किया गया है? तो जो राज्य बजट पेश हुआ है ये 2.26 लाख करोड़ का पेश किया गया है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो मोहम्मद यूनुस थे। सही जवाब सी हो जाएगा। ये 1937 में हुए जब चुनाव हुआ था उस समय ये बिहार के मुख्यमंत्री थे और जो स्वतंत्र राज्य बन चुका बिहार उसके बाद से जो प्रथम सीएम थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी, मोहम्मद यूनुस। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? बिहार विधानमंडल के बारे में बताना है कि क्या सही नहीं है। तो विधान सभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है, सही है। बी है विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ये भी सही है। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, ये गलत है। 343 नहीं बल्कि 243 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे प्रतिनिधि दिए गए हैं और उनका निर्वाचन की विधि दिया गया है। तो जो मुखिया होता है, मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है, सही है।
सरपंच का भी निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, ये भी सही है, लेकिन जो प्रमुख होते हैं ये प्रखंड स्तर पर जो होते हैं, ब्लॉक स्तर पे, इनका जो निर्वाचन ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि ये इन्हीं के द्वारा जो सरपंच होते हैं इन्हीं के द्वारा ये अप्रत्यक्ष तरीके से इनका निर्वाचन किया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। जब 1937 में बिहार में प्रथम चुनाव हुआ था तो उस समय प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया था ये बताना है। तो उस समय जो प्रोटेम स्पीकर थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। राम दयालु सिंह ये क्या थे, उस समय ये विधानसभा अध्यक्ष थे, वहां के ये अध्यक्ष थे, और प्रोफेसर अब्दुल बारी ये उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया? जो बिहार का राजकीय गीत है उसे कब अपनाया गया? तो उसको 2012 में अपनाया गया। सही जवाब हो जाएगा ए 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मगध और अंग और वज्ज इन तीनों का ही जो विस्तार था वो बिहार में ही था। जो भगवती सूत्र में हमें जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है उनमें से जो है वो 3 महाजनपद बिहार में थे, जो मगध, अंग और वज्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो ये राजगीर के जैन मंदिर में किसने जो है वो दान दिया था इसका प्रमाण है? तो फिरोज शाह तुगलक। ये सही जवाब हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने दान दिया था जैन मंदिर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो जो उस समय बिहार की राजधानी थी वो रोहतास थी। सही जवाब इसका हो जाएगा ए, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार विभूति नाम से जो है वो अनुग्रह नारायण सिंह प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी की संज्ञा दी जाती है, इनको बिहार केसरी की संज्ञा दी जाती है। और जय प्रकाश नारायण जो थे इनको लोक नायक की संज्ञा दी जाती है, तो लोक नायक की संज्ञा दी जाती है जयप्रकाश नारायण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो ये जो तीनों ही नहरें हैं, त्रिवेणी, दोन और तिरहुत, ये तीनों ही गंडक से संबंधित है, इसलिए इस जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर, बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो ये जो मलमास मेला है इसका संबंध कौन से जिले से है? तो ये आपका इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो मलमास मेला है इसका जो संबंध है ये है नालंदा जिले से, नालंदा जिले से है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? तो जो अजय नदी है ये उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होकर के ये दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अजय नदी। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे झील दिया गया है और उनकी स्थिति दी गई है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये अब बताना है। तो जो घोंघा झील है वो कटिहार में है, ये सही सुमेलित है। अनुपम झील जो है ये रोहतास में ना होकर के ये कैमूर में है, और सिमरी झील जो है वो सहरसा में है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, अनुपम झील। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो जो रेलवे विद्युत कारखाना है ये बिहार में कहाँ पे स्थापित है? तो ये मधेपुरा में स्थापित है। सही जवाब हो जाएगा बी, मधेपुरा। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः कौन से हैं? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 3 जिले हैं वो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है शिवहर में, फिर पटना में, फिर दरभंगा में, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दी गई श्रृंखला में
समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या बताइए। तो यहाँ पे बताना है कौन सी लुप्त संख्या होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 121। यहाँ पे ये अभाज्य संख्याओं का जो है वो वर्ग दिया गया है। अभाज्य संख्याओं का वर्ग जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है। इसमें जो ट्रिक लग रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 × 2 + 1 = 3 हो रहा है। ऐसे यहाँ पे 7 × 14 + 1 = 105 हो रहा है। ऐसे यहाँ पे 9 × x + 1 = 117। तो ये x + 1 बराबर यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 9 117 होता है। तो x + 1 = 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 - 1 = 12। तो जिसका सही आंसर होगा वो 12 होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। हाँ, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा A 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन। 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। टुकड़े की लंबाई कितनी है? जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 12 मीटर। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय का योग सी और डी की आय के योग से अधिक है। ए और सी की आय का योग बी और डी की आय के योग के बराबर है। यदि ए की आय बी और डी की आय के योग से आधी हो तो किसकी आय अधिकतम है? तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, बी की आय अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ हैं। ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं। ए पुरुष सदस्य है, डी सी का एकमात्र पुत्र है जो ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की पुत्रवधू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। ई सी से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे ई और सी का संबंध पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ई जो है वो सी की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। वह राशि ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 रुपये होगा। तो वो जो राशि है वो राशि है आपकी 12,480। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्द है ABSENTEE के अक्षरों को भिन्न भिन्न कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इनको जो है वो आपको देखना है कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6720। सही जवाब हो जाएगा सी, 6720 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी कम हो जाए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 60 ग्राम चीनी और अधिक मिलाई जाए। 149 नंबर क्वेश्चन है। यदि x = 3 + √8 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। जो इसका सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 34। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150। दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनके एलसीएम तथा एचसीएफ मान क्रमशः 168 तथा 6 हैं। तब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो इनके जो संख्याओं का वर्गों का योग होगा वो 2340 होगा। सही जवाब बी हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने ये फर्स्ट टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।